नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं, आज की तारीख 7 जनवरी 2023 और 7 जनवरी 2023 इस तारीख में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु घटित होते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, निपुण भारत का पूरा नाम क्या है? निपुण भारत का जो पूरा नाम है वो आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है इसमें, और जो है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं समझ और अंक ज्ञान के साथ में पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल। एक राष्ट्रीय पहल है जो समझ और अंक ज्ञान को पढ़ने में दक्षता हासिल कराती है। अब इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सरकार ने इसको लॉन्च किया था 5 जुलाई 2021 में, और अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इसको हर महीने आयोजित करने के लिए बात की है, जिसमें से क्लास 1 से 3 तक के जितने सारे यूपी सरकार के छात्र हैं उनको पुरस्कार दिया जाएगा, और इन सारे बच्चों को हिंदी और गणित में दक्षता होनी चाहिए। और इस दक्षता को नापने के लिए निपुण लक्ष्य ऐप लॉन्च किया गया है, जो बच्चों की दक्षता को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें हिंदी और गणित में उनको दक्षता होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गए हैं और इसका जो नेतृत्व है वो जिला परिषद प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा होगा। और इसमें जो डीएलएड कर रहे हैं, जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रहे हैं, ऐसे प्रशिक्षुओं को भी लगाया जाएगा। तो ये है निपुण प्रोग्राम, जो क्लास 1 से 3 तक के बच्चों को हिंदी और गणित में पढ़ने लिखने में प्रवीणता हासिल करने के लिए लॉन्च किया गया है, और इसे भारत सरकार के द्वारा 5 जुलाई 2021 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं इंदौर, जयपुर, अहमदाबाद, अमरावती। अब इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाता है इंदौर। इंदौर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो इंदौर पड़ता है मध्य प्रदेश में, और इसमें जो 8 से 10 जनवरी के बीच में, ठीक है, 10 जनवरी के बीच में जो आयोजित किया जाएगा, और इसके होंगे 3 चरण, जिसमें से जो 8 तारीख को जो मनाया जाएगा, जो 8 तारीख को होगा उसे हम बोलते हैं युवा भारतीय प्रवासी दिवस। तो इसमें युवाओं के लिए होगा, और जो 9 को होगा वो होगा प्रवासी भारतीय दिवस। और 9 जनवरी आप जानते हैं कि जो 9 जनवरी था, 9 जनवरी 1915, इसमें जो महात्मा गांधी जी थे वो दक्षिण अफ्रीका से वापस अपने देश लौटे थे। इसी उपलक्ष्य में 2003 से तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये प्रवासी भारतीय दिवस शुरू किया गया था, जो नई दिल्ली से शुरू किया गया था। ठीक है, तो इतना हो जाता है इसके बारे में। और अगर और याद करना है तो 2021 का जो प्रवासी भारतीय दिवस था वो वर्चुअल मनाया गया था, वो किसी भी स्थान पे नहीं था। इतना हो गया 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में। ठीक है, इंदौर मनाया जाएगा, बाकी चीज़ें वही हैं। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ से टेलीग्राम चैनल में जा सकते हैं, वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके जो मुख्य अतिथि होंगे वो होंगे गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, ये हमारे होंगे मुख्य, तो इनका भी नाम आपको याद रखना है, ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं। और जो 9 जनवरी को होगा, इसका जो उद्घाटन है वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, काला ज्वर का दूसरा नाम क्या है? काला ज्वर जो है इसका दूसरा नाम के लिए ब्लैक फीवर, येलो फीवर, मलेरिया फीवर, या ए और बी दोनों सही है। तो जो काला ज्वर होता है उसका दूसरा नाम है ब्लैक फीवर। अब ये होता है, बालू मक्खी एक होती है, तो बालू मक्खी के काटने से शरीर के जो आंतरिक अंग होते हैं, आंतरिक अंग प्रभावित होते हैं, और किसी में लक्षण दिखता है और किसी में लक्षण नहीं दिखता है। और इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी भी जो झारखंड और बिहार हैं, कौन सा झारखंड और बिहार, इसमें अभी 90% से ज़्यादा केसेज आए हैं। तो और अगर इसकी बात करें अपने यूपी की, तो यूपी में 2019 में इसका जो उन्मूलन हो गया था। और इसके साथ जो पश्चिम बंगाल वो 2017 में इसको उन्मूलन प्राप्त कर लिया था। और अगर बात की जाए तो ये 2007 से 2021 के बीच में काफ़ी केसेज में कमी आई है, जिसकी वजह से जो अपने मुख्यमंत्री उन्होंने देश को बधाई दी है कि 2007 की तुलना में 2021 में जो केसेज हैं कम हुए हैं। तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं ब्लैक फीवर के बारे में। ठीक है, झारखंड और बिहार में 90% से ज़्यादा केसेज आए हैं। काला ज्वर को ब्लैक फीवर कहते हैं। इसमें बालू मक्खी आपको याद रखना है कि ये जो बालू मक्खी होती है, सैंड फ्लाई होती है, इसके काटने से होता है, अंदरूनी अंगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है।
जिसमें बुखार आता है, वजन घटता है और तिल्ली या जिगर के ऊपर सूजन शामिल हो जाती है। ठीक है, और अगर इसका टाइम पे इलाज कराएगा तो ठीक है, नहीं तो जानलेवा भी होता है। झारखंड, बिहार 90% से ज़्यादा। उत्तर प्रदेश 2019 में इसका हुआ था उन्मूलन, यूपी में 2019 में, और पश्चिम बंगाल में 2017 में। तो ये 2 चीज़ें आपको ये याद रखनी है, और झारखंड और बिहार का नाम याद रखना है जिसमें 50% से ज़्यादा है। 2007 से और 22 की अगर बात करें तो इसमें 98.7% गिरावट हुई है। इसका मतलब ये है कि 2007 में 44,533 मरीज़ थे और 2022 में 834 मामले आए। एक तरीके से ये देखा जाता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा गिरावट आई है और एक दिन पूरे देश में काला जोर जो है तो पूरी तरीके से इसका उन्मूलन हो जाएगा। तो इसमें काला जोर के बारे में इतना ही। अगला क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो है डेटा स्मार्ट सिटी पहल के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड। डिजिटल इंडिया अवार्ड जो आज की तारीख 2022 में 7 जनवरी को माननीय राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा दिया जा रहा है नई दिल्ली में। और जिसमें से एक ये क्वेश्चन है कि डेटा स्मार्ट सिटी किसको दिया गया है। तो डेटा स्मार्ट सिटी पहल के लिए जो डिजिटल इंडिया अवार्ड है वो आपका स्मार्ट सिटी मिशन को दिया गया है, और यूपी को मिला है माइन को। एक माइन पोर्टल है, माइन मित्र पोर्टल, तो उसको दिया गया है यूपी को। चलिए बढ़ते हैं इसके बारे में और बहुत कुछ पढ़ते हैं। तो जैसे डेटा स्मार्ट सिटी जो पहल है तो उसमें आप जानते हैं कि जो भारत के 100 स्मार्ट शहर में बेहतर प्रशासन के लिए इनको दिया गया है। और इसमें डेटा शेयरिंग एंड यूज़ फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैटेगरी, ये कैटेगरी है, उसके अंदर जो है प्लेटिनम आइकॉन दिया गया है स्मार्ट सिटीज़ मिशन को। और डिजिटल इंडिया जो है ये इसका 7वां संस्करण है 2022 में जो आयोजित किया जा रहा है। और ये 2022 का ही जो अवार्ड है वो 2023 में दिए जा रहे हैं, और 2009 में शुरू किया गया था। ठीक है, यूपी की बात करें तो ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो डिजिटल पहल है माइन मित्र, उसको दिया गया है यूपी को। तो यूपी के लिए ये आपको याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस स्टेशन को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट दिया गया है। तो इसमें आपके लखनऊ है, वाराणसी कैंट है, नई दिल्ली है, गोरखपुर है। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो वाराणसी कैंट हो जाता है। ईट राइट स्टेशन, इसका मतलब ये है कि जो खाने पीने की सुविधाएं हैं जो यात्रियों को दी जाती हैं वो अच्छी हों, 5 स्टार कैटेगरी की हों। जिसमें आप जानते हैं कि आपका एक संगठन है FSSAI, ये जितनी सारी खाद्य सामग्री की चीज़ें होती हैं उनका सर्टिफिकेशन इंडिया के अंदर FSSAI करता है। तो इसी की एक पहल है ईट राइट स्टेशन, जिस पे सारे स्टेशनों की स्वच्छता को शामिल किया जाता है, और अभी हाल में ये वाराणसी कैंट को दिया गया है। इसमें आपको क्या होगा कि उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और ये अभी यूपी के अंदर मिला हुआ है वाराणसी कैंट को, जो आने वाली बीमारियों को खतरे से बचाएगा। और इस जो ईट इंडिया राइट है इसको अभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा नीति 2017 से भी जोड़ दिया गया है, जिसमें आपके आयुष्मान भारत भी है, पोषण अभियान भी है, एनीमिया मुक्त भारत भी है, स्वच्छ भारत मिशन भी है। तो इसी के साथ में ईट इंडिया राइट भी जुड़ गया है, जो राष्ट्रीय स्वच्छता नीति 2017 के अंदर ही आता है। अगला का है मीठी क्रांति किससे संबंधित है। तो ये इसके 4 ऑप्शन है आपके, अंडा उत्पादन से, चीनी उत्पादन से, शहद उत्पादन से और गुड़ उत्पादन से। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाता है शहद उत्पादन से। मीठी क्रांति बोलिए या इसको मधु क्रांति बोलिए, दोनों चीज़ें हैं। और ये इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी ये PM मोदी के द्वारा ये अभी लॉन्च की गई है मीठी क्रांति। तो इसके बारे में और जानते हैं बहुत कुछ। अब देखिए, मीठी क्रांति का मतलब शहद उत्पादन ही आप समझ गए। और अभी हम अपने देश भारत की बात करें तो उत्पादन के मामले में, शहद के उत्पादन के मामले में ये जो भारत है 5वें स्थान पर है पूरी दुनिया में, और अभी ये मुख्य निर्यातक देश बन गया है। और इसके लिए मधु क्रांति पोर्टल चलाया गया है, जिस पे ये अपने व्यापार कर सकते हैं और कहाँ से इसके उत्पादन जो है उसके जो उसका ज्ञान है किस प्रकार से इसको मैनेज किया जाएगा वो इस पोर्टल से लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका UGC क्या है। तो UGC क्या है, इसके लिए आपके 4 ऑप्शंस हैं। ये केंद्रीय विद्यालय है, एक यूनिवर्सिटी है, शिक्षा मंत्रालय है, या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो डी हो जाता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, तो आप देखिए UGC नेट की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल में सरकार के द्वारा UGC नेट को ये अधिकार प्रदान किया गया है कि अब जितने सारे विदेशी विश्वविद्यालय वो अपना इंडिया के अंदर अपना जो परिसर है, जो अपना इंस्टीट्यूट है, कोई भी कॉलेज है, वो ओपन कर सकते हैं, जिसका जो प्रमाणीकरण है वो कौन करेगा, UGC करेगा। लेकिन अभी एक चीज़ और है कि जो विदेशी
जो विश्वविद्यालय हैं इनको ये अधिकार प्रदान नहीं किया गया है कि वो दूरस्थ शिक्षा या जो डिस्टेंस लर्निंग है, ऑनलाइन जो चीज़ें हैं, वो ऑनलाइन शिक्षा अभी ये नहीं दे सकते हैं। अभी ये क्या है कि अपना एक परिसर ओपन करके और इंडिया के अंदर ही अपना शिक्षा कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। यूजीसी नेट के बारे में एक और बात है कि ये एक नेट का एग्ज़ाम करवाते हैं, है ना, ये जो एमए के बाद होता है, और ये नेट क्वालिफाई करने के बाद ही किसी भी विश्वविद्यालय या जो महाविद्यालय होते हैं, महाविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं वो नेट क्वालिफाइड ही होते हैं, और नेट का जो एग्ज़ाम है वो यूजीसी ही करवाता है, इसलिए उसको यूजीसी नेट भी बोलते हैं। तो यूजीसी नेट अब क्या करने वाला है, विदेशी परिसर जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं उनको ये परमिशन देने वाला है कि वो अपना विद्यालय यहाँ ओपन करके पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन अभी डिस्टेंस जो लर्निंग है वो नहीं कर सकते हैं। यही चीज़ है। तो अब बात करते हैं इसके बारे में। जो यूजीसी नेट है इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। इसके और 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो अब पुणे है, भोपाल है, कोलकाता है, हैदराबाद है, गुवाहाटी है और बेंगलुरु है। ये इसके 6 और कार्यालय हैं, और इसने अभी विदेशी विश्वविद्यालय को अपना परिसर ओपन करने के लिए ये मंजूरी इसको मिल गई है, और लेकिन इनको अभी ऑनलाइन कक्षाओं की अनुमति नहीं है। इतना यूजीसी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूनिस्पा क्या होता है? तो यूनिस्पा क्या होता है, इसके लिए आपका जो ऑप्शन है ये सही है, संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल। ठीक है। अब ये बात होती है यूएन की। तो जो यूएन है, यूएन के द्वारा हर एक देश की जो सेनाएं हैं, उनकी टुकड़ियां कहीं ना कहीं जो अशांति का क्षेत्र होता है दुनिया में, वहाँ पे डिप्लॉय होते हैं और वहाँ अपनी सेवाएं देते हैं। तो अभी जो है इसका जो यूनिस्पा का जो फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स फॉर अबेई, ये है, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं अबेई के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल। अब अबेई क्या है? अबेई एक सूडान का एरिया है जहाँ पे चल रही है बहुत ज़्यादा अशांति। तो वहाँ पे भारत की जो महिला पलटन है, जो महिला आर्मी है, उसको वहाँ पे लगाया गया है, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स फॉर अबेई, यूनिस्फा। तो ये है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो 2019 में एक समझौता हुआ था यूएन के साथ में 1990 में, 27 जून 2011 की जो संकल्प हुआ था उसमें 1990 में सूडान में जो कुछ चीज़ें हुई थी उसमें ये भारत ने अपनी सेना डिप्लॉय करी थी, जो महिला पलटन है, उसी का नाम है यूनिस्फा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? पहला पांडुलिपि संग्रहालय जो है ये स्थापित किया गया है केरल के अंदर। ठीक है। केरल से एक और क्वेश्चन कल था जिसमें वाल जो वाल पेंटिंग होती है, भित्ति चित्र होते हैं, उस पर था, तो वो भी केरल में था। वो भी आप क्वेश्चन आपको याद करना है। पांडुलिपि संग्रहालय क्या होता है? पांडुलिपियाँ किसी ताम्रपत्र पे या किसी पेड़ के पत्ते पर लिखे गए इतिहास या किसी मंत्र से होता है, या कोई उनकी विधा होती है, उसे हम पांडुलिपि बोलते हैं। तो अभी क्या हुआ कि जो केरल है, केरल की जो राजधानी है उसमें एक, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, उसमें जो ताड़ के पत्तों के ऊपर जो वहाँ का साम्राज्य था त्रावणकोर का जो कहानियाँ उनकी हैं, जिन्होंने यूरोपीय शक्तियों को पराजित किया था, वो इस ताड़ के पत्तों के ऊपर लिख करके, ठीक है, एक पांडुलिपि संग्रहालय बनाया गया है तिरुवनंतपुरम में। इतना ही है। बाकी चीज़ें जो है इतिहास होगा। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम को, और उसका लिंक मैं जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दे दूँगा। ठीक है। तो अभी जो पांडुलिपि का है वो पांडुलिपि मनाया गया है केरल में, और वो होगा त्रावणकोर के साम्राज्य की कहानी, या जो केरल की कहानियाँ जिन्होंने यूरोपीय शक्तियों को हराया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। वाल्टर कनिंघम कौन थे? तो वाल्टर कनिंघम एक समाजशास्त्री से, या अंतरिक्ष यात्री थे, या जैव वैज्ञानिक थे, या ब्रिटिश शासक थे। इसके लिए आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाता है ये अंतरिक्ष यात्री थे। आपने अपोलो का, नासा का जो अपोलो कार्यक्रम था वो आपने सुना होगा। तो जो अपोलो कार्यक्रम था उसमें ये जिंदा व्यक्ति थे अपोलो 7 के। जो अपोलो 7 था, तो अपोलो 7 जब लॉन्च हुआ था तो उसमें जितने जिंदा बचे थे उसमें से एक ये भी थे। और अपोलो जिसकी हम बात करते हैं, जो अपोलो 11 था, अपोलो 11 में ही नील आर्मस्ट्रांग थे जिन्होंने चंद्रमा के ऊपर कदम रखा था। तो उसी सीरीज़ का जो नासा का प्रोजेक्ट था, और उसी में अपोलो 7 में ये वाल्टर कनिंघम एक अंतरिक्ष यात्री थे, जिनका अभी हाल में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इसीलिए हम आज जो है वाल्टर कनिंघम को याद कर रहे हैं। ठीक है। तो आप इन चीज़ों के बारे में आप जान सकते हैं कि अपोलो नासा का प्रोजेक्ट था, और 3 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक थे ये अपोलो 7 में, जो 1968 में लागू चला था। और जो ये अपोलो जो नाम है वो ग्रीक के देवता सूर्य के नाम पर इसको समर्पित किया गया है। ठीक है। और पहला जो मानवयुक्त अभियान था अपोलो 8 था चंद्रमा के लिए। ठीक है। ये 7 के थे, 3 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक।
तो आज के लिए इतना। बहुत कुछ इसकी PDF पाने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक ले सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तब कल हम हाजिर होंगे एक और नई सीरीज लेकर के। किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।